सप्लीमेंट्री नंबर 1 डॉक्टर अजीत माधवराव गोपचाड़े। हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और आपके नेतृत्व में पशुधन का आरोग्य सुखकारी होने के लिए वेटरनरी मेडिसिन के माध्यम से जो कार्य हो रहा है वो सराहनीय है। मैं केंद्र सरकार को ये पूछना चाहता हूँ कि वेटरनरी मेडिसिन में रिसर्च एवं क्लिनिकल ट्रायल प्रोसेस को बढ़ावा देने के लिए क्या केंद्र सरकार आगे कदम उठा रही है क्या? ऑनरेबल मिनिस्टर। Sir, insofar as the research in veterinary medicines and drugs and vaccines is concerned, we have many scientific bodies and research institutes under the other ministries of the central government. I would like to name a few bodies. The Indian Council of Agriculture Research has IVRI. There's also National Institute of High Security Animal Diseases under ICAR, the National Research Center on Equines under ICAR, National Institute of Foot and Mouth Disease under ICAR, and various other research institutes. These scientific bodies and institutes are functional under the other ministries, and they work towards the necessary research which is needed in the field of veterinary drugs and vaccines. Insofar as clinical trials are concerned, sir, that is being looked after by the Central Drugs Standards Control Organization, which falls under the Ministry of Health and Family Welfare. सेकंड सप्लीमेंट्री डॉक्टर अजीत माधवराव गोपचाड़े। मैं आदरणीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं, क्या CDSO पशु आहार में अडल्ट्रेशन को सख्ती से पेश आने के लिए क्या केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई निर्देश देने पर आगे विचार कर रही है क्या? माननीय मंत्री जी। Sir, as and when required, we pass on the necessary instructions to the state government bodies. थर्ड सप्लीमेंट्री सुश्री स्वाति मालीवाल। Thank you, sir, for giving me an opportunity to speak on this very important issue. सर, हम आए दिन देखते हैं कि किस तरीके से कहीं पे भी कोई जानवर, कोई पक्षी घायल हालत में पड़ा हुआ होता है। कभी कोई गाय पड़ी हुई होती है, कभी कोई कुत्ता पड़ा हुआ होता है, कभी कोई बिल्ली पड़ी हुई होती है, कभी कभी तो सर उनमें कीड़े भी लगे हुए होते हैं। और आम लोग, काफ़ी लोगों को दया आती है, वो मदद करने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे मदद करें, क्योंकि जो वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं सर, वो काफ़ी बार देखा जाता है कि काफ़ी दूर दूर हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसा कोई किसी प्रपोजल पे, किसी गाइडलाइन पे, किसी वेलफेयर स्कीम पे कोई काम चल रहा है कि सारी फार्मेसीज़ में ओवर द काउंटर फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ जैसे कि फर्स्ट एड किट्स हों, रेस्क्यू किट्स हों एनिमल्स एंड बर्ड्स की, क्या ये अवेलेबल करवाई जा सकती हैं? क्या ऐसा कोई काम चल रहा है? और अगर नहीं चल रहा है तो मैं उनसे अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस इशू पे वो काम करें। उन्हें लाखों करोड़ों बेजुबानों की बहुत बहुत दुआ लगे। थैंक यू। माननीय मंत्री जी। Sir, the question today is on the subject of a separate regulatory body for veterinary medicine. The issue that the honorable member has raised pertains to the state governments and the municipal corporations. Insofar as her query regarding a proposal under discussion at the level of the central government is concerned, there is no such proposal under discussion. She also wants whether you will consider one. Now, the answer will get a little longer, sir. Our role here of the CDSCO is to basically regulate the new permissions for the new drugs and vaccines for both import and manufacture. Good. This is not something that CDSCO looks into. Supplementary number 4, श्री ब्रजलाल। धन्यवाद चेयरमैन सर। पशुओं में कभी कभी बहुत महामारी आती है, बर्ड फ्लू, और अभी काउज में आया था, उनके स्किन जो है फफोले पड़ते थे और उससे वो मर जाते थे। मैं माननीय मंत्री से पूछूंगा कि इस टाइप की जो महामारी पशुओं आए उसको रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?
माननीय मंत्री जी। सर, जहाँ तक पशुओं के बीमारियों या महामारियों का सवाल है, इसके लिए जिस भी किस्म के ड्रग्स या वैक्सीन्स की अनुमति का विषय होता है तो CDSCO उसको देखता है। जहाँ तक इन ड्रग्स या वैक्सीन्स के सेफ्टी, एफिकेसी, क्वालिटी या सेल डिस्ट्रीब्यूशन, अवेलेबिलिटी का सवाल है, वो हमारे स्टेट के बॉडीज़ होते हैं, स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स होते हैं, उसको देखते हैं। अगर कोई नए प्रकार की बीमारी आती है जिसमें किसी नए प्रकार के ड्रग या वैक्सीन की आवश्यकता है, तो उसमें जो CDSCO का एक ड्यू प्रोसेस है उसको हम फॉलो करते हैं उसके परमिशन के लिए, लेकिन उसकी सेल, उसका मैन्युफैक्चर या उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी अवेलेबिलिटी, ये सब कुछ इंश्योर करना हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स का जिम्मेदारी होती है। श्रीमती मौसम नूर, 5th सप्लीमेंट्री। Thank you, Chairman, sir. Sir, through you, I would like to ask the Honorable Minister whether the government has planned to set up a scheme on the lines of PM Jan Aushadhi Kendras for increasing the access and availability of veterinary medicines. If yes, the details thereof, and if no, the reasons thereof. Thank you. Honorable Minister. So this does not pertain to us, my department. Question number 77, Shri Anil Kumar Yadav, Mandadi. Honorable Minister. The table of the House. Supplementary number 1, Shri Anil Kumar Yadav, Mandadi. Thank you, sir. Sir, the government in its reply states that the first round of counselling will be commenced in 14th of August, when it will conclude the process. Honorable Minister. Sir, the question pertains to the commencement of the NEET UG 24 counselling, for which we have already announced that the first round of counselling will begin on the 14th of August, and as per the Supreme Court's order, we will be holding the counselling in 4 rounds. So, the registrations are already starting in the first week, and then 4 rounds we will carry it on. Second supplementary. 1 second. You are replying? Yes, sir. I would like to apprise the House of the dates also. First round will be from 14th August till 23rd of August. You said so. Second round would be 15 September till 13 September. Third round would be 26 September to 5th October. And fourth round would be 16th October till 24th October. Second supplementary, Shri Anil Kumar Yadav, Mandadi. How will the government ensure that such recurrence do not happen, and whether it plans to bring change in NTA? Honorable Minister. Sir, NTA, as you know, falls under the Ministry of Education. Insofar as the allegations of paper leaks are concerned, sir, the Supreme Court judgment has already come to us, and the House, every member is well aware of the Supreme Court judgment. And I would only like to assure through you, the honourable member, that this government is committed to the best interests of the students, and whatever needed will be done by the government. Third supplementary, Shri Satnam Singh Sandhu. सभापति महोदय, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में 15 नए एम्स बनाए गए। इसके अलावा एनडीए शासन के दौरान 10 वर्षों दौरान 263 नए मेडिकल कॉलेज खुले। गौरतलब है कि आज़ादी के बाद 2014 तक भारत में केवल 380 मेडिकल कॉलेज का निर्माण ही किया गया था। मेडिकल एजुकेशन में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन की स्थापना की गई। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI देश का मुख्य मेडिकल एजुकेशन का प्राधिकरण जो 1934 से काम कर रहा था, सितंबर 2020 में भंग कर दिया गया और उसकी जगह नेशनल मेडिकल कमीशन ने ले ली। इस संबंध में क्या मंत्री महोदय ये बताने की कृपा करेंगे कि पिछले 10 वर्षों में मेडिकल एजुकेशन के लिए सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए? माननीय मंत्री जी। सर, नेशनल मेडिकल कमीशन 2019 में बना और हमने नीट को एक यूनिफॉर्म एंट्रेंस एग्ज़ाम की तरह इंट्रोड्यूस किया फॉर एडमिशन्स टू ऑल द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस फॉर द UG, PG एंड द SS कोर्सेज। और फिलहाल जो सुधार के लिए आप प्रश्न पूछ रहे हैं, इसको हम अलग से चर्चा कर लेंगे।
Supplementary 4, Sri A. Rahim. Thank you for this opportunity. Sir, the number of NEET UG applicants in the country is increasing every year, with applications rising from approximately 11.5 lakhs in 2017 to cover 24 lakhs this year. However, the number of availability of seats has not increased proportionately. Sir, in this context, I would like to ask through you, the Honorable Minister, sir, particularly my question regarding the set up the new aims in Kerala. Sir, we are eagerly waiting for the announcement from the government side. We are eagerly waiting for that. My question that I would like to know from you what is the government stand in this regard? Honorable Minister. So the establishment of AIIMS in Kerala does not pertain to the subject of the question today, but insofar as the increase in the number of the UG and PG seats is concerned, I don't have the exact figures with me right now, but the House is much aware that in the 10 years, we have taken every step to increase the number of both UG and PG seats in medical education. Srimati Sagarika Ghosh, 5th supplementary. Sir, can the Honourable Minister please tell us that the NEET examination, being India's biggest competitive examination with 25 lakh candidates, 2 lakh invigilators, 4,500 examination centres, is the government considering for the next year decentralizing the NEET examination, which will make examining authorities more accountable because the responsibility to conduct the examination can be distributed among regional and state entities? A local examination board is in a better position to understand and tackle the problems faced by students in particular regions. Has the government put in place any plans to decentralize the NEET examination for the next year? Sir, going into the background of the introduction of the NEET examination, prior to this common entrance examination, students had to appear for multiple exams which had a different syllabus, which had a different paper format. So to overcome the hardships of the students, this uniform entrance exam was introduced. Insofar as the decentralization of the examination, once again going back to the earlier system is concerned, I would pass on the suggestions of the Honourable Member to the Honourable Minister of Education.